सीतापुर गांव के जंगल में एक बूढ़े बाबा रहा करते थे और सीतापुर गांव में मनोज नाम का एक दुकानदार रहता था। वो शहर से गांव में सामान लाकर बेचा करता था और अच्छा खासा मुनाफा कमाता था। और उसी गांव में हीरा और राजू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों जंगल से लकड़ियां लाकर गांव में और शहर में बेचा करती थी। अरे ओ राजू, आज जंगल से लकड़ियाँ लेने नहीं चलोगे क्या? ओ राजू। अरे चलूंगा, रुको आ रहा हूँ, थोड़ी तसल्ली रखो। फिर वो दोनों जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए चले जाते हैं। जरा सुनो बेटा, क्या तुम मुझे भी थोड़ी सी लकड़ियाँ लाकर दे दोगे? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते? अरे बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब लकड़ियाँ काट कर नहीं लाया जाता, इसीलिए तुम थोड़ी सी लकड़ियाँ लाकर दे देना। हाँ तो उम्र हो गई है तो क्या हमसे पूछकर बूढ़े हुए थे? तुम खुद ही तो बूढ़े हुए हो, इसलिए हम क्यों लाए तुम्हारे लिए लकड़ियाँ? अरे राजू, तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे वो हीरा, तुम चुप रहो और सुनो, हम तुम्हारे नौकर नहीं है, समझे? तुम अपना काम खुद करो, खाना चुपचाप बैठे रहो। राजू ने थोड़ा गुस्से में, बाकी देखना अच्छा है, आपके लिए इतना काफी नहीं है। सब कुछ कैसे करेंगे? हमको देरी हो रही है। अरे बाबा, मैं आपकी लकड़ियाँ कहाँ पर रखी हूँ? मनोज, मुझे राशन का कुछ सामान चाहिए, थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ी सी सब्जियां दे दो। क्या आपके पास पैसे हैं? मेरे आगे कहाँ से आएंगे, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दे सकता हूँ। बूढ़े बाबा, आप मुझे माफ कीजिए, मैं बड़ों का आदर करता हूँ, इसीलिए मैंने पहले आपको सामान दे दिए थे। लेकिन बाबा, अब तो मैं बिना पैसों के सामान बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ, इस बार ये सब संभव नहीं है। बाबा मुझे माफ कीजिए। मनोज, तुम्हें तो पता ही है मैं पैसे कमा नहीं सकता, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, इसीलिए मुझसे कोई काम नहीं होता। इसीलिए तुम ही बताओ, मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? बाबा, मैं भी तो मेहनत करके ही खाता हूँ, लेकिन बाबा जी, अगर सामान बेचकर पैसा ना मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे माफ कीजिए बाबा। मनोज की ऐसी बातें सुनकर वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले गए। दिन सुबह होने पर बूढ़े बाबा फिर से मनोज की दुकान पर जाते हैं। तो बाबा को देखकर मनोज को गुस्सा हो जाता है। बाबा, आप फिर से आ गए यहाँ पर? मैंने आपको कल ही तो मना किया था कि मैं बिना पैसों के कोई सामान नहीं दूंगा। अरे बेटा रुको, मैं आज तुम्हें देने के लिए कुछ लेकर आया हूँ।
फिर बूढ़े बाबा उसे एक सोने का सिक्का दे देते हैं। अब तो तुम मुझे सब सामान दे सकते हो ना? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये तो सोने का सिक्का है। कहाँ मिला बूढ़े बाबा आपको ये? अब आपको जो भी चाहिए मैं आपको वो सब दे दूंगा। फिर बूढ़े बाबा अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजू मनोज के यहाँ जाता है। अरे क्या हुआ मनोज भाई, वो बूढ़े बाबा तुमसे आज भी मुफ्त में सामान ले गए क्या? तुम सब लोग पता नहीं क्यों पागल हो, जो सब उन्हें ऐसे ही सामान दे देते हो। अरे नहीं नहीं राजू भाई, वो बूढ़े बाबा मुझे रोज एक सोने का सिक्का देकर जाते हैं और उसके बदले थोड़ा ही सामान लेकर जाते हैं। मैं उन्हें कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। ये तुम क्या कह रहे हो? उनके पास सोने का सिक्का कहाँ से आएगा? मुझे तो ऐसा लगता है उन बूढ़े बाबा के पास कोई गुप्त धन पड़ा है। नहीं तो भला उनके पास सोने का सिक्का कहाँ से आएगा? क्योंकि जब मैंने उन्हें मुफ्त में सामान देने से मना कर दिया था तो वो खाली हाथ ही लौट गए थे। लेकिन उस दिन के बाद से वो रोज अपने साथ सोने का सिक्का लेकर आते थे। इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि उनके पास कोई गुप्त धन है। मनोज की ये सभी बातें सुनकर राजू के मन में लालच आ जाता है। ठीक है चलो मनोज, मैं अपने घर चलता हूँ, मुझे कोई काम याद आ गया। राजू चारपाई पर बैठा सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ जी, आज आप ऐसे अकेले अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अरे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है सीमा, लेकिन तुम नहीं समझोगी। अरे आप क्या मुझे मूर्ख समझते हो? एक बार आप मुझे बताकर तो देखो। अब जल्दी बताओ क्या बात है? तुम्हें पता है जंगल में जो बूढ़े बाबा रहते हैं वो रोज मनोज को सोने का सिक्का देकर जाते हैं। वो बदले में थोड़ा सा ही सामान लेकर जाते हैं। मैं सोच रहा था कि उनके पास सोने का सिक्का कहाँ से आता है। वो मनोज मुझे ऐसा कह रहा था कि जरूर उनके पास कोई ना कोई गुप्त धन है। अरे वाह, अगर हमें इस धन के बारे में पता चल जाए तो हम एक ही दिन में मालामाल हो जाएंगे। अरे लेकिन ये होगा कैसे? मैं कब से यही सोच रहा हूँ। उनके पास एक तरकीब है। आज ही आप उस बूढ़े बाबा के पास रहने के लिए चले जाओ और उसकी सेवा करो। देख लेना, थोड़े दिन में वो आपसे खुश होकर वो आपको खजाने के बारे में जरूर बता देगा। अरे वाह वाह, क्या दिमाग लगाया है तुमने। और अब तो वैसे भी उस बूढ़े के दिन आ गए हैं, वो कभी भी टपक सकता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर राजू जल्दी ही जंगल की ओर निकल जाता है। बूढ़े बाबा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, हमेशा आपके ऊपर गुस्सा किया है। अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज से आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, जैसा तुम चाहो। अब तुझे पता चलेगा बूढ़े कि तेरा पाला किससे पड़ा है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। बूढ़े बाबा, अगर आप मुझे इजाज़त दे देते हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बेझिझक होकर पूछो, क्या पूछना चाहते हो पूछो। बाबा, मुझे आपके पास आए पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन आप मुझे जो सामान लाने को सिक्का देते हो वो सिक्का आपके पास कहाँ से आता है? क्या आपके पास कोई खजाना है? अरे बेटा, मेरे पास कोई खजाना नहीं है, ये सब बस भगवान की दया है, जिसके कारण अपनी सारी जरूरत पूरी हो जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बाबा, अब तो काफ़ी दिन बीत चुके हैं, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, तो आप मुझे उस खजाने के बारे में बता दीजिए, क्योंकि अब तो आपकी तबीयत भी ज़्यादा सही नहीं रहती। अरे बेटा, मैंने कहा ना, मेरे पास कोई खजाना नहीं है, मेरे ऊपर तो भगवान की दया है, भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान इंसान को इसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। बाबा की ऐसी बातें सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे वो बूढ़े, मुझे तेरी सेवा करते इतने दिन हो गए, फिर भी तू मुझे खजाने के बारे में नहीं बता रहा। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तेरी सेवा कर रहा हूँ। तुझसे जब भी खजाने के बारे में पूछता हूँ तो कोई ना कोई बात कहकर टाल देता है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से।
ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। चिंपल रहा था, तभी उसे बूढ़े बाबा की आवाज आती है। अरे यहाँ कोई है, जरा मुझे पानी पिला दो। बाबा के पास जाता है। क्या हुआ बाबा, बताइए क्या परेशानी है, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। बेटा, मैं कई दिनों से प्यासा हूँ। मेरी अब तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है और मेरा पानी का मटका भी खाली है। तो तुम उसे नदी से भर कर ले आओ और मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। हाँ हाँ बाबा, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर हीरा घड़ा लेकर नदी की ओर चला जाता है और जल्दी से पानी भरकर वापस लौट जाता है और बाबा को पानी पिला देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हीरा बेटा। मैं कई दिनों से प्यासा था, तुम्ही ने मुझे पानी पिलाया है और इस पूरे गांव में केवल एक तुम ही हो जो मेरी सच्चे मन से सेवा करते हो, मेरे हर काम में मेरी मदद करते हो। बाकी जो भी मेरी मदद करता है वो अपने स्वार्थ से करता है, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो हीरा बेटा। इसीलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ का पानी पी लिया तो पता नहीं मैं अब कब स्वर्ग की ओर चला जाऊंगा। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। मेरे घर के पीछे वाले आंगन में एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक जादुई मटका रखा हुआ है जो मैं तुम्हें भेंट देना चाहता हूँ। उसका तुम कभी भी दुरुपयोग मत करना और हमेशा ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहना। इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी लालच मत करना, वरना इस मटके का जादू तुम्हें बर्बाद कर देगा। सब होगा वो सब चला जाएगा। क्या जादुई मटका? अच्छा ठीक है बाबा, मैं कभी भी जरूरत से ज़्यादा उस जादुई मटके का इस्तेमाल नहीं करूँगा और ना ही किसी और को करने दूंगा। और अभी आप चिंता मत कीजिए, आप तो अभी और लंबा जियोगे। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और जाकर उस जादुई मटके को जमीन से निकाल लो। फिर हीरा वहाँ से बाबा के घर के पीछे जाता है और वहीं पर खुदाई करने लगता है। तभी उसे मिट्टी में एक मटका दिखता है। अरे ये तो वही चमत्कारी मटका है, बाबा की बात बिल्कुल सच हो रही है। फिर हीरा मटके को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे आ गए आप, मैं कब से आपकी ही राह देख रही थी। और ये मटका क्यों लेकर आए थे जी? अरे भाग्यवान, ये एक जादुई मटका है, हम इसमें जो कुछ भी डालेंगे वो चीज दुगनी हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हो आप? क्या सच में ऐसा हो सकता है? आप यही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद चंद्रा एक टमाटर लेकर आती है और उस मटके में डाल देती है। तभी उस मटके में बहुत सारे टमाटर आ जाते हैं। दोनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। देखा भाग्यवान तुमने, ये सच में एक जादुई मटका है, हम इसमें जो चीज डालेंगे वो दुगनी हो जाती है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तब हीरा को जो कुछ भी चाहिए था वो उस मटके में डाल देता और वही उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता। हीरा मटके को पाकर काफी खुश था और हीरा ना ही उस मटके का कोई गलत इस्तेमाल करता जाते हैं। सुनिए जी, आम बेचने हैं, आज से आप आम और सब्जियां बेचने का ही काम करोगे। तुम सही कहती हो चंद्रा, मुझे इस तरह जंगल में लकड़ियां काटने नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे हमारे गांव के जंगल के वृक्ष भी सुरक्षित रहेंगे। फिर हीरा आम लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। तुम मेरे आम लोगे? अरे हीरा, लेकिन तुम तो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाया करते थे, तो आज आम कैसे बेच रहे हो? अरे तुम एक व्यापारी हो तो तुम आम खाओ ना, गुठली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें लेना है तो लो, वरना मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम किसी और के पास क्यों जाओगे? तुम मुझे ही ये सारे आम दे दो। फिर हीरा मनोज को आम दे देता है और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है।
ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। और भाई मनोज, क्या हाल है तुम्हारे? मैं तो अच्छा हूँ राजू भाई, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या जंगल में कोई आम का पेड़ है जहाँ तुम और हीरा लकड़ियाँ लेने जाते हो? अरे मनोज भाई, तुम क्या बोल रहे हो? अपने तरफ की जमीन पर आम नहीं उगते, तो तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं हीरा, रोज मेरे पास आम बेचने के लिए आता है, लेकिन जब मैंने उसको पूछा कि वो आम कहाँ से लेकर आता है तो उसने मुझे नहीं बताया और कहने लगा कि मनोज भाई तुम आम खाओ, गुठलिया से तुम्हें क्या करना है। अच्छा, तो ये बात है। वो इसीलिए कई दिनों से मुझे लकड़ियाँ लाने के लिए मना कर रहा है। वो मेरे साथ काफी दिनों से जंगल नहीं जा रहा। तुम्हें पता है राजू, जंगल वाले बूढ़े बाबा का देहांत हो गया है। लगता है बूढ़े बाबा ने हीरा को कोई खजाना दे दिया है, इसलिए वो शहर से आम लाकर बेच रहा है। ये क्या हुआ राजू भाई, कौन सी सोच में डूब गया हो तुम? अरे नहीं, वो तो मुझे कुछ काम याद आ गया। चलो मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर राजू अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर सारी बात राजू अपनी पत्नी को बता देता है। आप सही कह रहे हो जी, मैं भी जंगल देख रही हूँ, वो रोज नई नई साड़ियाँ पहन रही है। वो बूढ़े बाबा जरूर इनको खजाना देकर गए हैं। वो मेरा खजाना है, उस खजाने पर मेरा अधिकार है, क्योंकि उस बूढ़े की सेवा मैंने की थी। मैं आज रात ही सारी बात का पता लगाऊंगा। और रात होने पर राजू चुपचाप हीरा के यहाँ चला जाता है। वो खिड़की से सब देखने लगता है। सुनो भाग्यवान, आज मैं बाजार से कई चीजें थोड़ी थोड़ी लेकर आया हूँ, तो तुम अपने जादुई मटके में डालकर उनको दुगना कर लो, क्योंकि कल मैं गरीबों को खाना खिलाना चाहता हूँ। ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। मैं अभी सबको दुगना कर देती हूँ। फिर चंदा जैसे ही मटके में आलू डालती है तो वैसे ही आलू दुगनी हो जाती है। और ये सब बाहर से राजू देख लेता है। कर लो बेटा, आज तुम्हें जो करना है। आज के बाद तुम्हारे पास ये मटका नहीं रहेगा। सर थोड़ी देर बाद जब चंद्रा और हीरा सो जाते हैं तो राजू चुपके से वो मटका चुरा लेता है और अपने ऊपर चला जाता है। देखो देखो सीमा, ले आया मैं जादुई मटका, तुम अब इसका कमाल देखो। फिर राजू उस मटके में एक सिक्का डालता है तो वहाँ बहुत सारे सिक्के आ जाते हैं। अरे वाह, देखिए जी हमारे पास कितने सारे सिक्के हो गए। अब तो हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे और अब तो किसी में भी अपन से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं होगी। और अब आपको गधों की तरह जंगल में भी लकड़ियाँ लेने नहीं जाना पड़ेगा। अब तो अपन सारे घर के गहनों से बहुत सारे गहने बना लेंगे। हाय रे, अब तो हम बहुत माला माल हो जाएंगे। अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। वो सब तो ठीक है सीमा, अब तुम जल्दी से इस मटके को छुपा दो। अगर किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। अरे सुनिए जी, न जाने वो अपना जादू मटका कहाँ चला गया। यही तो रखा था। ये सुनकर हीरा वहाँ आ जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, आखिर कहाँ गया वो मटका? तुमने तो यही रखा था ना? हाँ जी, मैंने यही रखा था, लेकिन अभी यहाँ नहीं है जी। हे भगवान, न जाने वो जादुई मटका यहाँ से कौन चुरा कर ले गया, लेकिन जो भी लेकर गया है बस वो चमत्कारी मटके का गलत इस्तेमाल ना करे। मटके के चोरी होने पर वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और उधर राजू और सीमा खुश हो रहे थे। सुनिए जी, जब तक हमारे पास बहुत सारा धन जमा नहीं हो जाता, जब तक हम इस जादुई मटके के बारे में किसी को नहीं पता लगने देंगे, हम इससे बहुत सारा धन जमा करेंगे। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ हीरा आ जाता है। राजू आ जाओ, अपन जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए चले। अरे भाई, कैसी लकड़ियाँ? अब मुझे लकड़ियाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है तुम्हें? अरे मैंने ये क्या कर दिया, कहीं इसको मेरे ऊपर शक ना हो जाए। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। क्यों जरूरत नहीं होगी लकड़ियाँ लाने की, वही तो एक सहारा है। लकड़ियाँ बेचकर ही तो आता है, लेकिन आज मेरा मन नहीं है, तुम अकेले ही चले जाओ। चला जाता है। आखिर इस राजू ने ऐसा क्यों बोला कि अब उसे लकड़ियाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है? कहीं इसी ने तो वो चमत्कारी मटका नहीं चुराया? हे भगवान, अगर इसने उस मटके को चुराया होगा तो ये जरूर उस मटके का गलत इस्तेमाल कर रहा होगा। अब मैं क्या करूं? मुझे वो मटका जमीन से निकालना ही नहीं चाहिए था। हीरा भी राजू के घर के अंदर चला जाता है तो राजू हीरा को घर के अंदर देख
थोड़ा चौंक जाता है। अरे अरे हीरा भाई, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा, मैं अकेले ही चले जाऊँ। अरे हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे, इसलिए सोचा थोड़ा पानी पी लूँ फिर यहाँ से चलूँ। जरा तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला दोगे? हाँ हाँ भाई रुको, मैं भी लेकर आता हूँ। फिर राजू अंदर चला जाता है तो हीरा इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे उसका वो मटका दिखाई देता है। इसका मतलब इस राजू ने ही मेरे घर से चमत्कारी घड़े को चुराया है। तभी राजू बोल रहा था कि इसे लकड़ी लाने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये इस चमत्कारी मटके का जरूर गलत इस्तेमाल करेगा और इसके जादू में फंस जाएगा। मुझे इस मटके को यहाँ से लेकर जाना होगा। फिर हीरा वहाँ से चला जाता है और रात होने पर राजू के घर जाकर मटका से चुरा लेता है। बूढ़े बाबा ने कहा था इस चमत्कारी मटके का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं इसे वापस वहीं जमीन में रख दूंगा, लेकिन इंसान बहुत लालची है, हर इंसान इसका दुरुपयोग करेगा। फिर हीरा उस मटके को वहाँ से उठ जाता है और वापस वही गड्ढा करके जमीन में दफना देता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर राजू उसके घर से मटके को गायब देखकर छूट जाता है। अरे कहाँ गया वो मटका, आखिर कहाँ गया वो मटका? हे भगवान, मैंने वो मटका नहीं रखा था, आखिर कहाँ चला गया? हाय रे, ये क्या हो गया? अब हम और पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, अपन ने वैसे तो बहुत सारे सोने के सिक्के जमा कर रखे हैं, तो अपन उन्हीं को ही निकाल लेते हैं। तभी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके सोने के सिक्के कोयले बन गए। अरे ये क्या हो गया? अपन ने तो यहाँ सोने के सिक्के रखे थे, यहाँ तो केवल कोयला ही कोयला पड़ा है। लगता उस मटके के यहाँ से जाते ही उसका सारा जादू भी खत्म हो गया, इसलिए ये सब कोयला बन गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। तुम जितना ज़्यादा लालच करोगे उसका फल उतना ही बुरा होगा। Thanks for watching.